नमस्कार साथियों, आप जुड़े हैं अपने YouTube चैनल बदलाव के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राकेश प्रजापति। आज से जो हम चर्चा शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो कॉमर्स की वैकेंसी है, जिसमें ओवरऑल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 340 हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और अकाउंट्स, हम उन तीनों की चर्चा करेंगे। हम अकाउंट्स लेंगे, हम इकोनॉमिक्स लेंगे और हम बिजनेस मैनेजमेंट भी लेंगे। तीनों सब्जेक्ट की 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। आज से जो मैं सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ वो है इकोनॉमिक्स। पूरा सब्जेक्ट डिटेल से पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपको इस चीज़ के लिए एश्योर कर सकता हूँ कि आपने अगर जो मेरे नोट्स हैं, अगर उन नोट्स से आप गो थ्रू हो गए, अगर आप उन नोट्स को याद करते हैं या उनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। वो आपके लिए इनफ होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आता हूँ। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का परिचय क्या है, कैसे है, वो हम पढ़ते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि इकोनॉमिक्स कौन सी भाषा का शब्द है। तो कई बोलेंगे सर ग्रीक भाषा का शब्द है, कई बोलेंगे सर लैटिन भाषा का शब्द है, कई बोलेंगे सर यूनानी भाषा का शब्द है। अरे भाई, इकोनॉमिक्स तो इंग्लिश का शब्द है। मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है। बस यही फ़र्क हो जाता है, हम सवाल ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं और उसका उत्तर कुछ ना कुछ दे देते हैं। चलो सीरियसली पॉइंट पे आता हूँ। इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अच्छा, एक बात और यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है जहाँ इंट्रोडक्शन की बात चल रही है, इसके अंदर समझने के लिए बहुत लिमिटेड टॉपिक हैं। याद करने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं करूंगा। नोट्स आप अगर मेरे ही नोट्स को एज इट इज़ बनाते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, शुरू करता हूँ। इकोनॉमिक शब्द की जो उत्पत्ति है वो डायरेक्ट है, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है आइकोनोमिया। आइकोनोमिया स्पेलिंग आपके सामने है, आपको याद करना पड़ेगा। कई बार इंग्लिश में ही दे दिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में ही दे दिया जाता है, तो उस केस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इंग्लिश में स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी कि इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के आइकोनोमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परिवार व घर का प्रबंधन। ठीक है, अब सवाल ऐसे आते हैं कि एक डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का जनक कौन है? आप बताओ। सर ना इकोनॉमिक्स का जनक तो सर कौटिल्य है। कौटिल्य क्यों है भाई? सर कौटिल्य इसलिए है क्योंकि सर ना उसने ना अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। हाँ, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी कौटिल्य ने। कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। पर आप अगर मौर्य काल अपने अगर हिस्ट्री में कहीं भी ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें ये पता चलता है कि अर्थशास्त्र के अंदर जो ज़्यादातर बातें थी वो किससे रिलेटेड थी? वो राजनीति से रिलेटेड थी। तो अगर हिस्ट्री में आपके सवाल आता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो उसमें आप नो डाउट लिखिएगा कौटिल्य या चाणक्य। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टस से, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। दूसरा डायरेक्ट सवाल ये आता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अर्थशास्त्र का जनक कुछ और है, तो मतलब आधुनिक अर्थशास्त्र का तो कुछ ना कुछ और होगा। नहीं दोस्तों, अर्थशास्त्र और आधुनिक अर्थशास्त्र दोनों के जन्मदाता कौन है? एडम स्मिथ हैं। फिर तीसरा डायरेक्ट सवाल आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? तो मैं फिर आपको यही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक भी कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक भी हैं एडम स्मिथ। छोटी सी 3 बातें बताई है मैंने कि इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। कौन से वर्ड से हुई है? आइकोनोमिया वर्ड से हुई है। उसका अर्थ क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी घर या
परिवार का प्रबंधन है। ठीक है, जनक कौन है इकोनॉमिक्स के? तो इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। 3 टाइप की बात है, यहाँ तक हो गई है। फिर अपन बात करते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस की बात करते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है इकोनॉमिक्स की। लिमिटेड बात करूंगा, पूरी परिभाषाएं कोई नहीं पूछने वाला है आपसे। डायरेक्ट जो सवाल आते हैं वो मैं पूछता हूं। एडम स्मिथ को जनक माना जाता है। डेट इसकी पूछी जा सकती है, कौन सी है? तो 1776 है। एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? तो उस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, दूसरा आता है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा। डायरेक्ट सवाल आता है, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा? तो एडम स्मिथ ने कहा साइंस ऑफ वेल्थ, यानी धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान कहा। यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। पहली बार परिभाषा हमने देखी है एडम स्मिथ की, जिनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ वेल्थ कहा। ठीक है, धन का विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि अर्थशास्त्र में सारी चीज़ें धन से रिलेटेड होती है। पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं, बस इतनी ही बातें हम अर्थशास्त्र में करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं परिभाषा के रूप में अल्फ्रेड मार्शल की, जिसने अपनी बुक जो लिखी थी उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल की बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को क्या कहा था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को कहा था साइंस ऑफ वेलबींग। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कहा था? इन्होंने कहा था साइंस ऑफ वेलबींग। साइंस ऑफ वेलबींग का मतलब क्या है? कल्याण का विज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ धन की बातें होती है, वहाँ अल्फ्रेड मार्शल ने इसको नकारते हुए कहा कि अर्थशास्त्र में धन की बातें नहीं होती है। अर्थशास्त्र में जो कल्याण के लिए जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो जनता के कल्याण से, जो लोगों की जनता की भलाई से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो भी इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है। फिर उसके बाद में तीसरी जो परिभाषा आती है वो परिभाषा आती है स्कैर्सिटी डेफिनेशन, यानी दुर्लभता परिभाषा। डायरेक्ट सीधा सवाल आता है दोस्तों कि दुर्लभता परिभाषा के प्रतिपादक कौन थे? तो दुर्लभता परिभाषा के प्रतिपादक थे लियोनल रॉबिन्स। दुर्लभता परिभाषा के प्रतिपादक कौन थे? तो लियोनल रॉबिन्स। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कहा? डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि दुर्लभता परिभाषा के प्रतिपादक लियोनल रॉबिन्स थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कहा? तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा साइंस ऑफ चॉइस। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कहा दोस्तों? इन्होंने कहा साइंस ऑफ चॉइस, यानी क्या? यानी चुनाव का विज्ञान। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कहा? चुनाव का विज्ञान। इन्होंने इकोनॉमिक्स को चुनाव का विज्ञान क्यों कहा दोस्तों? इन्होंने इकोनॉमिक्स को चुनाव का विज्ञान इसलिए कहा, क्यों कहा? उसके 3 कारण हैं कि आज के टाइम इकोनॉमिक्स में जो चॉइस करते हैं हम, उसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न है कि हर चीज़ के हमारे पास में क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हर चीज़ के हमारे पास में सीमित संसाधन हैं। दूसरा चीज़ आता है हमारे पास में अनलिमिटेड वांट्स हैं, यानी हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत है। और तीसरा आता है कि हर चीज़ के जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव बहुत सारे यूजेस हैं। तो लियोनल रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस कहा है। कारण उसका मैंने बता दिया है आपको कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड हमारी इच्छाएं हैं और बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज़ हैं हर एक चीज़ के, इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस कहा। अच्छा, एक डायरेक्ट सवाल आता है कि इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस किसने कहा है? तो इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस कहा था दोस्तों लियोनल रॉबिन्स ने, यानी जिन्होंने स्कैर्सिटी डेफिनेशन दी थी उन्होंने ही इकोनॉमिक्स को कौन सी साइंस कहा था? तो पॉजिटिव साइंस कहा था। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन आती है दोस्तों वो आती है पॉल
सैमुअलसन की। 1947 में इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी। इनकी बुक का नाम था फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इनकी बुक का नाम दोस्तों याद रखना है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा था साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे हमने बात की कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, मार्शल ने अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान कहा, लियोनल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान कहा, वैसे ही पॉल सैमुअलसन ने इसको साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा है। इसका मतलब अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ 2 शब्दों में, तो इसका मतलब है कि पॉल सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र को प्रावेगिक वृद्धि और विकास का विज्ञान कहा है। मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोस्तों हिंदी इतनी शुद्ध है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट इसको याद रखिए कि पॉल सैमुअलसन ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा है। अच्छा, आप मुझसे पूछेंगे कि सर 1-2 चीज़ें इसमें जो वर्ड 2 आए हैं वो नए आए हैं, एक है ग्रोथ, दूसरा है डेवलपमेंट। सर दोनों में अंतर क्या है? सर ना ग्रोथ तो सर ना छोटा है, सर डेवलपमेंट ना सर बड़ा है। मैं यहाँ छोटे और बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका स्कोप वाइड है, इसका स्कोप नैरो है, ऐसी मैं कोई भी बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं बात क्या कर रहा हूँ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं नॉर्मल से शब्दों में आपको बताऊँ तो इंसान की हाइट बढ़ती है, इंसान का वेट बढ़ता है, वो ग्रोथ के अंदर इंक्लूड होता है। पर इंसान बोलना सीखता है, वो उसकी ग्रोथ के अंदर इंक्लूड होता है। पर इंसान को कब किस सिचुएशन में क्या बोलना है वो पार्ट है उसकी डेवलपमेंट का। ठीक है, यहाँ मैं साइकोलॉजी के हिसाब से या नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो यहाँ मेरा जो ग्रोथ का मतलब है वो है पर कैपिटा इनकम से, यानी प्रति व्यक्ति आय से, उसमें अगर वृद्धि होती है तो वो ग्रोथ होती है। सर पर कैपिटा इनकम क्या होती है? दोस्तों सब्र का फल मीठा होता है। मैं बताऊंगा आपको पर कैपिटा इनकम क्या होती है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर पॉल सैमुअलसन ने अपनी परिभाषा में जो डेवलपमेंट वर्ड काम में लिया है उसमें मेजर हम 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, तीसरा है सोशल रिफॉर्म्स। दोस्तों एक संस्थागत सुधार की बात है, दूसरा आधारभूत संरचना में सुधार की बात है और तीसरा सामाजिक सुधार की बात है। इन तीनों चीज़ों के मैं मतलब समझा देता हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं लेके जाऊँगा, पर कुछ चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है वो मैं यहाँ बताता हूँ। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या होते हैं, संस्थागत सुधार क्या होती है? दोस्तों प्राचीन जो हमारी ऑर्थोडॉक्स सोच है, प्राचीन जो हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को, जो परंपराएं गलत थी उनको सही करना ही इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है। सर प्राचीन परंपराएं कौन सी? आपने सती प्रथा पढ़ी होगी, आपने दहेज प्रथा पढ़ी होगी, आपने विधवा विवाह जो नहीं होता था पहले वो पढ़ा होगा। उन सब का अंत करके उनकी जगह अच्छी चीज़ें अप्लाई करना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहलाता है। दोस्तों दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात चल रही है, जिसमें आधारभूत संरचना के अंदर सुधार की बात की गई है। दोस्तों आधारभूत संरचना के सुधार को मेजरली 2 भागों में बांटा जाता है। सीधा क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स में दोस्तों। डायरेक्ट सवाल ये आता है कि शिक्षा आधारभूत संरचना का कौन सा प्रकार है, सामाजिक प्रकार है या फिजिकल प्रकार है? तो आपको वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं वो 2 पार्ट हैं उनके, एक फिजिकल दूसरा है सोशल। सोशल में 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, एक एजुकेशन दूसरा हेल्थ। फिजिकल में दोस्तों 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, पहला है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा एनर्जी और तीसरा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ें उससे पहले मैं कुछ 2 पॉइंट हैं जो मैं साथ में कवर कर देता हूँ। एक है इंक्लूसिव, चाहे ग्रोथ और डेवलपमेंट मान लीजिए, एक है सस्टेनेबल ग्रोथ या डेवलपमेंट, आप उनको कुछ भी मान सकते हैं। एक समावेशी विकास या वृद्धि है, दूसरा पोषणीय विकास या वृद्धि है। अलग अलग पॉइंट हैं ये, कहीं ना कहीं आप पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर आपको परेशान करेंगे। मैं इसलिए यहीं इन चीज़ों के साथ मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में आप एक वर्ड पढ़ेंगे वो समावेशी विकास आएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आप एक वर्ड पढ़ेंगे वो पोषणीय विकास आएगा या सस्टेनेबल ग्रोथ आएगी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। होता क्या है इंक्लूसिव, समावेशी, ग्रोथ या डेवलपमेंट? तो दोस्तों सीधा सा मतलब है कि सब के लिए ग्रोथ जो होती है वो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि
मोदी जी द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम या सरकार द्वारा कोई भी चलाया गया एक प्रोग्राम जो निचले से निचले स्तर के व्यक्ति तक पहुंचता है, जो सबसे नीचे, जो कमज़ोर वर्ग का है, जो बीपीएल वर्ग का है, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक को भी लाभ मिले, इसके लिए जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जाती है वो दोस्तों इंक्लूसिव ग्रोथ या डेवलपमेंट की जाती है। सरकार कोई भी ग्रोथ या डेवलपमेंट करती है तो वो सिर्फ पूंजीवादियों को देख के नहीं की जाती है, वो नीचे से नीचे स्तर के व्यक्ति को देख के की जाती है दोस्तों। दूसरा इसका पार्ट आता है सस्टेनेबल यानी पोषणीय ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, हम संसाधनों का यूज़ करते हैं। संसाधनों का यूज़ करने में हमें संसाधनों का इस प्रकार यूज़ करना चाहिए कि नेक्स्ट जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी वो संसाधन बरकरार रहें। जैसे मैं ना एक छोटे से एग्जांपल के साथ इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। एक मैंने कहीं तो एक एडवर्टाइजमेंट देखा था जिसमें एक बच्चा अपने पापा की कार में बैठा होता है, एक किसी रेड लाइट पे मोस्ट प्रोबेबली 2-3 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है, तो गाड़ी चलती रहती है। अब इस केस में क्या होता है, बच्चा अचानक से अपने पापा को बोलता है, पापा मैं ना बड़ा होकर साइकिल की दुकान करूँगा। पापा कंफ्यूज, बोले कैसी बात कर रहा है बेटा, तू करोड़पति बेटा है, तू अकेला है, तू क्यों साइकिल की दुकान खोलेगा, तेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी, बड़ी बड़ी चीज़ें होगी। बोले पापा बड़ी गाड़ियाँ तो होगी, पर जिस हिसाब से आप पेट्रोल खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे ये नहीं लगता कि मेरे लिए पेट्रोल बचेगा भी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि संसाधन जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हमें उनका यूज इस टाइप से करना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए वैसे के वैसे उपलब्ध रहें। पांचवी जो इसकी परिभाषा है दोस्तों वो है आवश्यकता विहीन परिभाषा, जो दी है प्रोफेसर जे.के. मेहता ने। दोस्तों आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।